द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड, ये इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022 का मेन फोकस एरिया है। और इस इवेंट के साइडलाइन से हमारे साथ शंकर शर्मा बातचीत करने के लिए आज ईटी नाउ स्वदेश पे हैं। शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने काफी इंटरेक्शन सुने भी होंगे, द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। अभी तक हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे इतने सालों में, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी इमर्ज कर रहा है एज अ कंट्री, आप विदेशों में घूमते हैं, आप दुबई में रहते हैं, आपके पास एक थोड़ा एक वेंटेज पॉइंट से व्यू है इंडियन इकोनॉमी का और इंडिया एज अ कंट्री का। आपका क्या थॉट है इस पे? तो मेरा ये थॉट है अजय कि दुबई में रहने के कारण मैं कई विभिन्न देशों के लोगों से रेगुलरली मिलता हूं, यानी एक बड़ा एडवांटेज है एक इंटरनेशनल सिटी में रहने का। और इससे पता चलता उन देशों में क्या रहा है। फॉर एग्जांपल रशियन से मिलता हूं तो रशिया के बारे में मालूम चलता है, जर्मनी के बारे में मालूम चलता है, जर्मन से, चाइनीज बहुत आ गए तो उनसे मालूम चलता है। सारी बातों के बाद ये समझ में आता है कि हम कितने लकी हैं कि हम इंडिया की हमारी पैदाइश है और हम इंडियन हैं। क्योंकि आज जो दुनिया में जितनी उथल पुथल हो रही है और आगे भी लगता नहीं कितनी जल्दी खत्म होगी, एक लेट्स से सेफ हेवन टाइप का एक एटमॉस्फेयर हो गया हिंदुस्तान में कि ये कंट्री कभी दूसरों के साथ ज्यादती नहीं करता, कभी दूसरों के टेरिटरी में नहीं घुस जाता, कभी अनाप शनाप वॉर नहीं कर देता। एक पीसफुल देश है, एक डेमोग्राफिक कंट्री है जहां पर कि एक रूल ऑफ लॉ है। ये मतलब ये नहीं है कि आज कोई टॉपल हो जाएगा, ये आदमी दूसरा बंदा आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी जो है हमारी डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन की और उसके चलते जो चीजें होती हैं, उसका जो एक वैल्यू आज मुझे नजर आता है। जब मैं इंडिया के बाहर बैठता हूं तो ज्यादा मुझे नजर आता है। इंडिया में रह के तो हम कई बार टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, बट कहीं बाहर रह के आप अंदर देखो और कंपैरिजन के हिसाब देखो तो नजर आता है कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें इंडिया की एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमें फॉर्चुनेटली मिल गया ब्रिटिश के जाने के बाद, एंड विच वी हैव कंटिन्यूड एंड मेड इट स्ट्रॉन्गर। ये कितना महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, जो कि अब डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट है वो। जी। दूसरी बात, क्योंकि हमने देखा ये कि अभी बहुत सारी कंपनीज ने, वेस्टर्न कंपनीज ने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के चलते, डर के मारे या कॉशियस होने की वजह से बिजनेस स्टॉप किया उस रीजन में, यूक्रेन, रशिया। इससे पहले हमने कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के चलते क्रैकडाउन में चाइना में बहुत कंपनीज को पुल आउट करते हुए देखा, जो भी रीजन की वजह से। यहाँ पे आपको दिखता है कि उस हिसाब से रिलेटिवली मच मोर मेजर्ड और कामर इन्वायरमेंट है ग्लोबल कंपनीज के लिए भी और इंडियन कंपनीज के लिए भी, कि 10, 15, 20 साल का व्यू लेके आप एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं और यहाँ पे अपना एक्सपैंड कर सकते हैं बिजनेस। जी बिल्कुल है। अगर आप दुनिया को ही देख लें तो पहले जैसे ब्रिक पैक था, जब 2002 या 3 में शुरुआत हुई इन बातों की, तो ब्रिक पैक में कौन थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, राइट। अगर आप आज के देखें तो पैक में बचा क्या? ब्राजील की इकोनॉमिक जो एक ग्राफ है बहुत वॉलेटाइल है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। रशिया आपको मालूम है स्थिति क्या है वहां पर। चाइना जो एक बहुत स्ट्रांग रहा था ब्रिक पैक में पिछले 20 सालों से, अब बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड बिकॉज अब ये जो पॉलिटिक्स ने एक नया मोड़ लिया है, उन्होंने रशिया के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, जो भी है उसके चलते अब दुनिया के सामने रह गया है ब्रिक पैक में कौन? आखिर जो आई है वही है। तो कई बार क्या होती है चीजें है कि हम अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं एज अ कंट्री, एज अ कंपनी हम करते रहे, लेकिन कई बार इन्फ्लुएंसेस और कॉन्फ्लुएंसेस और फैक्टर्स आते हैं जो हमें एक फॉर्चुनेट एक मोड़ देते हैं जीवन को। आई थिंक इंडिया के लिए ये वो एक समझ लीजिए एक स्थिति आज की डेट में कि कई अदर इवेंट जो हमने कुछ किया नहीं उसके लिए, लेकिन उसका फायदा होगा तो एक देश को ही होगा, वो जाके इंडिया है। आपने मिड कैप स्मॉल कैप्स पे काफी टाइम से बात की है कि असली ग्रोथ इंडिया की वहां होती है और उनको जो है 10% जीडीपी ग्रोथ की जरूरत नहीं है। तो मैं मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन अनलिस्टेड भी आपका आई थिंक थोड़ा पोर्शन तो वेल्थ का उधर होगा ही। आप स्मॉल कैप मैनेजमेंट से जब मिलते हैं, आपको बहुत सारे मैनेजमेंट आके अपने केस स्टडीज दिखाते होंगे, तो आप क्या 3-4 बातें ऐसी देखते हैं मैनेजमेंट में, उनके बिजनेस प्लान में, चाहे वो स्मॉल कैप्स को मैं अनलिस्टेड ही मान लेता हूं क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है शायद, तो आप 3-4 कौन सी चीजें आप मैनेजमेंट में देखते हैं और बिजनेस प्लान में आप देखते हैं कि लगता है कि यार इससे बात बन सकती है? तो सबसे पहली बात है कि ये देखना बहुत जरूरी है कि वो मैनेजमेंट रियली स्पीकिंग है, वर्ड विजन है जो कि रियली काफी मिसअंडरस्टूड है। मैं ये विजन में ये देखता हूं कि आप अपने लिए बात ना करो, मेरे लिए आप क्या करके दोगे, मेरे को उसी में इंटरेस्ट है।
आई एम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, आई नेवर बी ए मेजोरिटी शेयर होल्डर। आपका मेरे प्रति क्या ध्यान है? आपको मेरे से पैसे चाहिए कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं तो कर दूंगा, लेकिन देन व्हाट इज योर विजन फॉर माई वेल्थ? बिकॉज इफ योर विजन फॉर माई वेल्थ इज गुड, तो उनका वेल्थ तो उसी का एक हिस्सा ही है, और वो वेल्थ बनता है कई सेट फॉर्मूला है। लेकिन कई मैनेजमेंट ये बात को भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि उनका ही वेल्थ है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भूल जाओ। जैसे देखते हैं ओवर प्राइस आईपीओ आते रहते हैं आए दिन, उसमें क्या होता है, प्रमोटर अपने लिए सोच रहा होता है, मार्केट के लिए नहीं सोच रहा होता है। तो हम ये देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स है कि उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर के प्रति उसकी क्या थिंकिंग है। मेन ये होता है, बाकी नंबर आंकड़े तो वो तो पब्लिकली अवेलेबल है साहब, उसको तो आप ऐसे ही देख लो, बट ये चरित्र का एक जो परख होता है ना, ये मेन स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में यू हैव टू बी मोर अ साइको एनालिस्ट देन अ सिक्योरिटी एनालिस्ट। शायद उसमें तजुर्बे का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल होता है, 100%। तो ये बताइए कि एक और बात है कि आप तो बहुत सारी बातें करते हैं, बट आपकी जो बातें लोग पकड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, आपकी नेक्स्ट स्मॉल कैप बेट, चाहे वो बहुत ही रिस्की भले ही, और आप ये बात कह भी रहे हो कि मैंने बहुत छोटी बेट ली है भाई इस पे, लेकिन उस पर आपकी क्या राय? आप कई बार जानबूझ के भी रिस्की बेट छोटी कंपनियों में खूब बिल्कुल लेता हूं, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं रिस्क एवर्स हूं, बट रिस्क की एक अमाउंट है उसकी, जिसके प्रति मैं एक स्टॉक के ऊपर मैं यार ये सब चीजों को देख लिया, अब इस पर मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा एज ऑफ टुडे। तो क्या होता है सर, बेट साइज इज वेरी क्रिटिकल टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। और अनलेस की बिल्कुल ही फ्रॉड है, बिल्कुल ही खराब है, उनको छोड़ दो। अगर मोटा मोटा 6 आउट ऑफ 10 नंबर भी उसको मिल गए तो कुछ कैपिटल जरूर डालो, बिकॉज कई बार क्या होता है, यार छूट गया मेरे से, बिकॉज उस वक्त स्टोरी उतनी अच्छी नहीं थी, जब चलने लगा। करेक्ट। तो मैं ये फुट इन द डोर पोजीशन ले लेता हूं, और फिर वो डेटा पॉइंट्स एंड मोर इंटरैक्शन से अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो मैं पोजीशन को स्केल करता हूं।